कहानी की शुरुआत साशा और उसके हस्बैंड टॉमी से होती है। दोनों एक जैंकी कपल हैं, यानी ऐसे लोग जिन्हें नशे की लत होती है। लेकिन नशे की इस आदत के साथ साथ दोनों को ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने का भी काफ़ी शौक है। इसी शौक की वजह से आज दोनों नॉर्वे के ट्रोल वाल पर पहुंचे हैं। ट्रोल वाल एक बेहद खतरनाक और लगभग सीधी चट्टान है, जिसे पार करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। साशा और टॉमी पहले भी कई बार इस पहाड़ को चढ़ने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन हर बार एक खास जगह पर जाकर साशा आगे नहीं बढ़ पाती। आज भी दोनों चढ़ाई की शुरुआत करते हैं और कुछ समय बाद साशा उसी जगह पहुंच जाती है जहां से वह पहले कभी आगे नहीं जा पाई थी। वह कई बार कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी उस पॉइंट को पार नहीं कर पाती। टॉमी उसे समझाता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है। वो कहता है कि हमें अब आराम करना चाहिए और कल सुबह दोबारा कोशिश करना चाहिए, लेकिन साशा आज इस जगह को पार करना चाहती है। इसी जिद में वो बार बार कोशिश करती रहती है और काफ़ी ज़्यादा थक जाती है। अब दोनों को पता चलता है कि मौसम खराब होने वाला है और एक भयंकर तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा है। मजबूरी में दोनों वहीं अपना हैंगिंग टेंट लगा लेते हैं और उसके अंदर आराम करने लगते हैं। लेकिन टॉमी काफ़ी परेशान है। उसके पास एक कंपास है जिसे वह अपना लकी कंपास मानता है, लेकिन इस वक्त वह ठीक से काम नहीं कर रहा होता है। दूसरी तरफ तूफान भी लगातार तेज होता जा रहा है। टॉमी साशा से कहता है कि हमें अब नीचे उतर जाना चाहिए। जब तूफान रुक जाएगा तब हम दोबारा इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। आखिरकार दोनों नीचे उतरना शुरू कर देते हैं। रात का अंधेरा हो चुका है और ऐसे में नीचे उतरना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तभी अचानक एक एवलांच आ जाता है। पहाड़ से बर्फ के साथ साथ बड़े बड़े पत्थर भी नीचे गिरने लगते हैं। साशा को बचाने के लिए टॉमी उसे चट्टानों के नीचे सुरक्षित जगह पर कर देता है, लेकिन इसी दौरान एक पत्थर टॉमी के सिर से टकराता है और वह अपनी रस्सी के साथ नीचे गिर जाता है और कुछ ही पल में हवा में रस्सी से लटक जाता है। लेकिन पत्थर की चोट इतनी गंभीर होती है कि टॉमी की मौत हो चुकी होती है। रस्सी का दूसरा सिरा साशा के साथ बंधा हुआ है। टॉमी के वजन की वजह से चट्टानों के बीच लगा हुआ हुक धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है। अब साशा के सामने अपनी जान बचाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। आखिरकार उसे रस्सी छोड़नी पड़ती है और टॉमी नीचे गिर जाता है। साशा खुद चट्टान से चिपक कर अपनी जान बचा लेती है। इस घटना के 5 महीने बाद साशा अपने देश वापस आ चुकी होती है, लेकिन टॉमी की मौत का गम अभी भी उसके दिल में मौजूद है। उसे लगता है कि उस हादसे के लिए कहीं ना कहीं वो खुद जिम्मेदार है। टॉमी का लक्की कंपास भी अब साशा के पास ही होता है। अब साशा फैसला करती है कि वह ऑस्ट्रेलिया के वेंड्रा नेशनल पार्क जाएगी। वहां पहुंचने के बाद एक रेंजर उसे चेतावनी देता है कि इस नेशनल पार्क से पहले भी कई लोग गायब हो चुके हैं। साशा वहां लगी तस्वीरों को देखती है। ये उन लोगों की तस्वीरें होती है जो इस जंगल में गए थे लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटे। इसके बावजूद साशा वहां जाने का फैसला नहीं बदलती। वह रेंजर का नाम और पता नोट कर लेती है और वहां से निकल जाती है। इसके बाद वह एक गैस स्टेशन के स्टोर पर पहुंचती है। वहां 2 हंटर्स उसे परेशान करने लगते हैं। तभी बेन नाम का एक लड़का वहां आता है जो सूखा हुआ मांस बेच रहा होता है। वो हंटर्स से कहता है कि उसे परेशान मत करो। हंटर्स वहां से चले जाते हैं। साशा बेन का धन्यवाद करती है और उसके पास से ड्राई मीट का एक पैकेट खरीद लेती है। इसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका जीपीएस काम नहीं कर रहा। मैप देखने पर भी उसे रास्ता ठीक से समझ नहीं आता। तभी बेन वहां वापस आता है। साशा उसे मैप पर एक जगह दिखाती है जिसका नाम ग्रैंड आइल नेरोस होता है। यह जगह घने जंगल के अंदर मौजूद होती है। बेन बताता है कि वहां जाने के 2 रास्ते हैं, एक आसान रास्ता और दूसरा मुश्किल रास्ता। वह कहता है कि अगर तुम मुश्किल रास्ते से जाओगी तो रास्ते में बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। साशा बिना सोचे मुश्किल रास्ता चुन लेती है। यह रास्ता एक बे से शुरू होता है। साशा वहां पहुंचती है, लेकिन तब तक रात हो चुकी होती है, इसलिए वो वहीं अपना कैंप लगा लेती है। तभी वही दोनों हंटर्स वहां भी पहुंच जाते हैं जिन्होंने गैस स्टेशन पर उसे परेशान किया था। साशा को लगता है कि वे दोबारा उसके पास आकर परेशानी खड़ी करेंगे, इसलिए वो अपनी गाड़ी के अंदर जाकर उसे लॉक कर लेती है और अपने पास पेपर स्प्रे रख लेती है। लेकिन हंटर्स उसके पास नहीं आते। कुछ देर वहीं रुकने के बाद वे वापस चले जाते हैं। साशा भी गाड़ी के अंदर ही सो जाती है। सुबह होने पर वह अपनी बोट यानी कायक निकालती है और पानी के रास्ते अपने सफ़र की शुरुआत करती है। यहाँ के नज़ारे बेहद खूबसूरत होते हैं। काफ़ी देर तक पानी में सफ़र करने के बाद जब वह एक किनारे पर पहुँचती है तो वहाँ उसे उन लोगों का सामान दिखाई देता है जो इस जंगल से गायब हो चुके थे। उनका सामान वहाँ बहुत ही व्यवस्थित तरीके से रखा हुआ होता है। साशा काफ़ी थक चुकी होती है
इसलिए वह वहीं रुकने का फैसला करती है। पानी में सफ़र करने की वजह से उसके कपड़े भी पूरी तरह गीले हो चुके होते हैं। वह कपड़े सुखाती है और बेन से खरीदा हुआ ड्राई मीट खाकर अपनी भूख मिटाती है। इसके बाद वह अपने टेंट के अंदर सो जाती है। अगली सुबह बाहर कुछ हलचल होने की वजह से साशा की नींद खुलती है। जब वह टेंट से बाहर आती है तो देखती है कि उसका बैग वहां मौजूद नहीं है, यानी रात में कोई उसका बैग लेकर जा चुका है। इतना ही नहीं, उसके टेंट के अंदर एक सांप भी घुस आया होता है। उसकी किस्मत अच्छी होती है कि वह समय रहते वहां से बाहर निकल चुकी थी। साशा एक बार फिर अपनी काइक लेकर पानी के रास्ते आगे बढ़ती है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक और किनारे पर एक बोट दिखाई देती है। वो उस तरफ जाती है और वहां पहुंचकर देखती है कि यह बेन का कैंप है। बेन को यहाँ देखकर साशा को खुशी होती है। वह बेन को बताती है कि पिछली रात जिस जगह पर वो सोई थी वहां से उसका सामान कोई चुरा ले गया है। बेन कहता है कि शायद किसी जानवर ने उसका सामान उठाया होगा। इसके बाद बेन उसके लिए मछलियां पकाकर खिलाता है। इसी दौरान वो बताता है कि वो ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला नहीं है। बचपन में उसकी माँ उसे यहाँ लेकर आई थी और उसके बाद वो हमेशा के लिए इसी जगह पर रह गया। बेन साशा से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो पहाड़ों पर चढ़ना पसंद है। यह सुनकर साशा हैरान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि बेन को उसके बारे में इतना कैसे पता है। हालांकि वो उससे इस बारे में कुछ नहीं पूछती। साशा फिर बताती है कि जो हंटर्स गैस स्टेशन पर उसे परेशान कर रहे थे वे पिछली रात उसके कैंप के पास भी आए थे। बेन कहता है कि हाँ, लेकिन तुमने उन्हें काफी अच्छे तरीके से संभाल लिया था, वे तुम्हारे पास तक नहीं आए। अब साशा और ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसे समझ आता है कि बेन को उसके कैंप के बारे में भी पता था। आखिरकार बेन पूरी सच्चाई बता देता है। वह कहता है कि मैंने जानबूझकर तुम्हें इस रास्ते के बारे में बताया था और मैं शुरू से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। अब साशा समझ जाती है कि उसका बैग भी बेन ने ही चुराया था, लेकिन इससे पहले कि वो बैग के बारे में पूछती, बेन खुद उसका बैग लाकर उसके सामने रख देता है। साशा की नज़र उसके हाथ पर जाती है और वह देखती है कि उसका ब्रेसलेट बेन ने पहना हुआ है। अब उसे पूरी तरह समझ आ जाता है कि उसे यहाँ से जल्द निकलना होगा। लेकिन तभी बेन एक क्रॉसबो और एक स्पीकर लेकर उसके सामने आता है। वह साशा से कहता है कि वह एक शिकारी है और वह इंसानों का शिकार करता है। फिर वो उसे अपनी जान बचाने के लिए एक मौका देता है। बेन बताता है कि वह एक गाना चलाएगा, जब तक गाना बजता रहेगा साशा भाग सकती है, लेकिन जैसे ही गाना बंद होगा वह अपने क्रॉसबो से उसका शिकार करना शुरू कर देगा। साशा का फोन भी बेन अपने पास रख चुका होता है। हालांकि उसके बैग में सर्वाइव करने के लिए जरूरी सामान मौजूद होता है। बेन गाना चला देता है। साशा अपना बैग उठाती है और अपनी काइक लेकर पानी के रास्ते यहाँ से निकल जाती है। वह बुरी तरह डरी हुई है क्योंकि अब उसे पता चल चुका है कि बेन कोई सामान्य इंसान नहीं बल्कि एक साइको शिकारी है। घबराहट में भागते हुए साशा एक झरने से गिर जाती है और उसकी काइक भी उससे छूट जाती है। अब उसके पास जंगल में पैदल भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। इसी दौरान उसे दूर से एक परिवार की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि शायद यहाँ कोई परिवार मौजूद है, अब उसकी मदद हो सकती है। लेकिन जब वह उस जगह तक पहुँचती है तो वहाँ कोई परिवार नहीं होता। वहाँ बेन का फोन रखा होता है जिस पर एक रिकॉर्डिंग चल रही होती है। उस रिकॉर्डिंग में एक परिवार इसी जगह पर एंजॉय करता हुआ दिखाई देता है। बेन उनसे दोस्ती करता है और बाद में एक एक करके उन सभी को मार देता है। अब साशा को समझ आ जाता है कि यह भी बेन का एक ट्रैप था। तभी बेन अपने क्रॉसबो से उस पर तीर चलाता है। साशा किसी तरह उस तीर से बच जाती है और वहां से भागने लगती है। बेन लगातार उसके पीछे तीर चलाता रहता है। आखिरकार एक तीर साशा के पैर में लग जाता है और उसका पैर पूरी तरह जख्मी हो जाता है। दर्द की वजह से वो अपना संतुलन खो देती है और नदी में गिर जाती है। नदी में गिरने की वजह से उसके सिर पर भी चोट लग जाती है। फिर भी साशा किसी तरह खुद को संभालती है और नदी के किनारे पहुंच जाती है। सबसे पहले वो अपने गीले कपड़े बदलती है। अब वो पूरी तरह थक चुकी होती है और उसे भूख भी लग रही होती है, इसलिए वो एनर्जी के लिए कुछ खाती है। लेकिन उसे पता है कि बेन ज़्यादा दूर नहीं है और वो जल्दी ही उसके पीछे पहुंच जाएगा, इसलिए वो एक बार फिर भागना शुरू कर देती है। बेन अभी भी उसका पीछा कर रहा होता है क्योंकि वो इस पूरे जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। भागते भागते साशा एक ऐसी जगह पहुँच जाती है जहाँ आगे जाने का रास्ता बंद होता है। चट्टानों के बीच एक संकरा रास्ता दिखाई देता है। वो उसी रास्ते से निकलकर चट्टान के ऊपर पहुंचती है। वहां से दूरबीन की मदद से वो उस जगह को देखती है जहां बेन का कैंप है। वहां उसकी बोट भी मौजूद होती है, लेकिन तभी साशा देखती है कि बेन अब उसके काफी करीब पहुंच चुका है। बेन भी उसे देख लेता है। साशा तुरंत चट्टान की दीवार से नीचे उतरती है और एक पत्थर के नीचे छिप जाती है। बेन ऊपर पहुंचकर उस दरार से नीचे देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे साशा दिखाई नहीं देती, इसलिए वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद साशा बाहर आती है और किसी तरह बेन के कैंप तक पहुंच जाती है। वहां वो देखती है कि बेन आराम से नदी में नहा रहा है। साशा यहाँ वापस सिर्फ अपनी बोट लेने आई थी। वह किसी तरह पानी के अंदर से उसकी बोट तक पहुंचती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि यह भी बेन की एक चाल थी। बेन ने बोट के नीचे एक ट्रैप लगाया हुआ था।
जिसमें साशा का पैर फंस जाता है। बेन उसके पास आता है, तभी साशा अपने बैग में रखा पेपर स्प्रे निकालती है और सीधे उसके चेहरे पर छिड़क देती है। बेन की आंखों में तेज जलन होने लगती है। साशा की नज़र पास रखे क्रॉसबो पर पड़ती है और वो उसे हासिल करने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन बेन अपना चेहरा धोकर जल्दी ही वापस आ जाता है। वह एक चेन खींचकर साशा को रोक देता है और खुद क्रॉसबो उठा लेता है। वो साशा से कहता है कि अपना पेपर स्प्रे फेंक दो। साशा के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। इसके बाद बेन उसके पैर को ट्रैप से बाहर निकाल देता है। बेन साशा से कहता है कि मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हें आसान रास्ते से जाना है या मुश्किल रास्ते से। तुमने खुद मुश्किल रास्ता चुना। अगर तुमने आसान रास्ता चुना होता तो तुम कब की अपनी मंजिल तक पहुंच चुकी होती, लेकिन तुमने मुश्किल रास्ता चुना और इसी वजह से अब तुम यहाँ फंस चुकी हो। बेन बताता है कि वो यहाँ रहने वाले नरभक्षी ट्राइब्स के रिचुअल्स को फॉलो करता है। उनका मानना है कि जिस इंसान को हम मारते हैं वो हमेशा हमारे अंदर जिंदा रहता है, और अब बेन साशा को मारकर उसे अपने अंदर जिंदा रखना चाहता है। उस रात साशा बाहर बारिश में भीगती रहती है। अगले दिन बेन उसे अपनी बोट में बिठाकर दूसरी जगह ले जाता है। उसके हाथ बंधे हुए होते हैं। बेन उसे बताता है कि उसने रेंजर ऑफिसर के रजिस्टर में उसका नाम और एड्रेस देखा था। वहीं से उसे पता चला कि साशा को पहाड़ों पर चढ़ने का शौक है और वह अपने हस्बैंड के साथ ट्रोल वॉल पर भी गई थी, जहां टॉमी की मौत हो गई थी। साशा कहती है कि वह सिर्फ एक हादसा था, लेकिन बेन उसे पानी में फेंक देता है और उसी तरह पानी के अंदर खींचते हुए गुफा तक ले जाता है। गुफा के अंदर साशा देखती है कि उसी परिवार की डेड बॉडी पड़ी हुई है जिसकी रिकॉर्डिंग उसने बेन के फोन में देखी थी। अब उसे पता चलता है कि बेन लोगों को मारने के बाद उनकी स्किन सुखाकर बेचता है। बेन साशा को बताता है कि आज तक वो अपनी आत्मा के अंदर किसी की आत्मा को कैप्चर नहीं कर पाया है। उसके मुताबिक उन ट्राइब्स का मानना है कि जब तक किसी इंसान को मारने के बाद उसका लीवर खा नहीं लिया जाता, तब तक उसकी आत्मा को अपने अंदर कैप्चर नहीं किया जा सकता। बेन कहता है कि उसने बहुत सारे लोगों को मारा, लेकिन उसे कभी कोई स्ट्रांग स्पिरिट नहीं मिली। इसी वजह से उसका रिचुअल पूरा नहीं हो पाया, लेकिन अब उसे एक स्ट्रांग स्पिरिट मिल चुकी है। वह स्पिरिट साशा की है। बेन उसे मारकर अपना रिचुअल पूरा करना चाहता है। इसके बाद वो अपने नकली दांत निकालता है और साशा को अपने असली दांत दिखाता है। उसके दांत किसी जानवर की तरह बेहद नुकीले होते हैं। उसने खुद अपने दांतों को घिस घिस कर ऐसा बनाया था। यह भी उसी ट्राइब के रिचुअल्स का हिस्सा था। बेन बताता है कि बचपन में वो अपनी माँ के साथ यहाँ आया था और उसने सबसे पहले अपनी माँ को ही अपना शिकार बनाया था। उसके बाद वह कई लोगों को मार चुका है और अब साशा की बारी है। तभी साशा अपने दांतों से उसके कान को काट लेती है और उसे पानी में कूदने का मौका मिल जाता है, लेकिन बेन भी उसके पीछे पानी में कूद जाता है। वह खुद को एक चेन से साशा के साथ बांध लेता है ताकि वह भाग न सके, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज होता है। कुछ ही देर में दोनों एक झरने से नीचे गिर जाते हैं। गिरते समय बेन पानी के अंदर एक पत्थर से टकराकर बेहोश हो जाता है। दोनों किसी तरह किनारे तक पहुंचते हैं। साशा बेन को पत्थर से मारने ही वाली होती है कि तभी बेन को होश आ जाता है और वो साशा पर हमला कर देता है। हालांकि वो उसी वक्त साशा को मार सकता था, लेकिन वो अपने खेल को इस तरह खत्म नहीं करना चाहता। वो उसे जिंदा छोड़ देता है। यही साशा के लिए मौका बन जाता है। वह एक पत्थर उठाती है और बेन के पैर पर जोर से मारती है। इससे उसके पैर की हड्डी टूट जाती है। इसके बाद दोनों वहीं पड़े रहते हैं, क्योंकि साशा भी पूरी तरह थक चुकी होती है। रात हो जाती है। अब साशा अपने दिल की सारी बातें बोलना शुरू करती है। वो कहती है आज भी उसे नहीं पता कि जब उसने टॉमी की रस्सी छोड़ी थी तब वह जिंदा था या मर गया। उसे लगता है कि टॉमी की मौत की वजह वो खुद है। टॉमी उसे बहुत पहले वापस चलने के लिए कह रहा था, लेकिन ट्रोल वॉल को पार करने की उसकी जिद की वजह से टॉमी को वहीं रुकना पड़ा। उस दिन शायद टॉमी की किस्मत भी उसके साथ नहीं थी और इसी वजह से उसकी जान नहीं बच सकी। दोनों पूरी रात उसी तरह पड़े रहते हैं। सुबह होने के बाद साशा बेन से कहती है कि अगर उसे यहाँ से जिंदा निकलना है तो उसे उसके साथ चट्टान पर चढ़ना होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं और साशा अकेले वहाँ से नहीं निकल सकती। बेन भी इस समय पूरी तरह हथियार डाल चुका होता है। उसका पैर पूरी तरह जख्मी है और वह जानता है कि इस वक्त वो साशा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो साशा के साथ डील करता है। वो कहता है कि अगर साशा उसे ऊपर ले जाएगी तो वो उसे जिंदा जाने देगा। साशा उसे अपने हार्नेस से बांधती है और चट्टान पर चढ़ना शुरू कर देती है, लेकिन साशा को बेन पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता, इसलिए वो चढ़ते समय हुक के साथ छेड़छाड़ करने लगती है। बेन रस्सी के दूसरे सिरे से बंधा हुआ होता है। वह साशा को नीचे खींच लेता है।
साशा कहती है कि वो सिर्फ रस्सी चेक कर रही थी। इसके बाद वह दोबारा चढ़ना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद वह एक ऐसे एज पर पहुंचती है जो उसे ट्रोल वाल की याद दिलाता है। वहां पहुंचकर साशा एक चाल चलती है। वो उस रस्सी को जिससे बेन नीचे बंधा हुआ है एक लकड़ी के साथ बांध देती है और अपने हार्नेस को ढीला कर देती है। बेन समझ जाता है कि साशा कुछ चालाकी कर रही है। वो रस्सी के सहारे साशा को नीचे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन साशा ने हार्नेस ढीला कर रखा होता है। जैसे ही बेन उसे खींचता है वह खुद रस्सी के साथ नीचे गिर जाता है और नीचे गिरते ही उसकी मौत हो जाती है और इस तरह आखिरकार बेन का खेल खत्म हो जाता है। लेकिन अभी भी साशा की परेशानी खत्म नहीं हुई थी। जिस चट्टान पर वो मौजूद थी वहां से नीचे उतरना लगभग नामुमकिन था। अब उसके पास हार्नेस भी नहीं था, यानी अब उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता था, उसे चट्टान के ऊपर चढ़ना ही होगा। चट्टान बेहद खतरनाक थी और उसके पास गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी उसकी जान ले सकती थी। साशा आगे बढ़ती है और एक बेहद खतरनाक कर्व को पार करने की कोशिश करती है। एक वक्त ऐसा आता है जब वह चट्टान से लटक जाती है, लेकिन वह अपना दिमाग पूरी तरह लगाती है और किसी तरह उस मुश्किल जगह से निकलकर ऊपर पहुंच जाती है। आखिरकार वह सड़क तक पहुंच जाती है। वहां उसे एक गाड़ी मिलती है और वह उसे रेंजर के ऑफिस तक छोड़ देती है। रेंजर के पास पहुंचकर साशा उसे गुफा के बारे में बताती है जहां बेन रहता था। वह बताती है कि उस गुफा के अंदर अब तक गायब हुए सभी लोगों के अवशेष मिल सकते हैं। इसके बाद साशा वहां से निकलकर समुद्र के किनारे पहुंचती है। उसके पास अब भी टॉमी का वही लक्की कंपास होता है। वह कंपास को अपने हाथ में लेती है और पूरी ताकत से समुद्र की तरफ फेंक देती है। यह इस बात का संकेत होता है कि अब साशा ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। उसे आखिरकार यह समझ आ जाता है कि उस दिन ट्रोल वॉल पर टॉमी के साथ जो कुछ हुआ था वह सिर्फ एक हादसा था। उस हादसे के लिए वो खुद को हमेशा दोषी नहीं मान सकती और इसी के साथ साशा अपने पुराने गम को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला करती है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।